यस, गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम टू द ग्लोबल वर्ल्ड। आज के सेशन में हम लोग यहाँ पर टीचिंग लर्निंग मटेरियल यानी कि जो हमारी शिक्षण सहायक सामग्री होती है उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इसे इंस्ट्रक्शनल मटेरियल यानी कि शिक्षण सामग्री के नाम से भी जाना जाता है। तो आज का पूरा सेशन आपका इसी पर आधारित होगा। बेसिकली यदि बात करें तो हम लोग सारे टीचिंग लर्निंग एड्स जो होते हैं, चाहे वो मल्टीमीडिया के अंदर हमारा टीवी, मोबाइल फ़ोन, ग्रामोफोन, रेडियो सब कुछ आता है, इन सब के बारे में हम लोग जानते हैं। लेकिन मेन टास्क क्या होता है कि आपको यहाँ पर थोड़ी सी परिभाषा है, कुछ डेफिनेशंस के बारे में जानकारी होना चाहिए कि टीचिंग लर्निंग मटेरियल को लेकर क्या डेफिनेशन, क्या परिभाषा यहाँ पर दी गई है, राइट। तो उसी के बारे में आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो न्यू स्टूडेंट है वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि इसी तरीके से जब भी कोई वीडियो आता है तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। ओके, एंड सेकेंड थिंग इज दैट कि यदि आप CDP के नोट्स बाय करना चाहते हैं, यदि आप EVS के नोट्स बाय करना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं 8770803840 पर व्हाट्सएप करके आप सारी डिटेल इसकी प्राप्त कर सकते हैं। डेमो यूट्यूब पर अवेलेबल है और अधिक जानकारी के लिए आप वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं www.globalworldacademy.com www.globalworldacademy.com पर भी जाकर आप चैनल से रिलेटेड सारी डिटेल्स प्राप्त कर सकते हैं, राइट। सेशन को हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। देखो, ये एक ऐसी चीज़ें हैं, सबसे पहले तो ये वाली चीज़ें आती है कि आप एग्जाम टाइम में, जब आपकी एग्जाम डेट आ चुकी होगी, तब आपको कौन कौन सी चीज़ों को रीड करना होता है या फिर रिवाइज करना होता है। तो ये जो थ्योरेटिकल पोर्शन है, इतना सारा आपको पढ़ना नहीं होता है, जस्ट आपको एक बार अंडरस्टैंडिंग लेनी होती है, एक बार आपको समझना होता है। आप चाहे तो एक बार इस वीडियो को देख सकते हो और बाद में 1-2 दिन में आप एक बार, और चाहे रिवाइज करने के पर्पज से वीडियो को देख सकते हैं। बाकी इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है उनको आपको कॉपी में नोट डाउन करना होता है। मान लो हम लोग ये शिक्षण सहायक सामग्री पढ़ रहे हैं, इसमें कोई डेफिनेशन आ गई तो कोई 2 डेफिनेशन आज के सेशन में हम लोग कंप्लीट करेंगे, तो उनको आपको नोट डाउन कर लेना चाहिए ताकि एग्जाम टाइम में आपको सारे वीडियोस ना देखना पड़े। आप जस्ट 1 से 2 डेफिनेशन पढ़ के भी अपना काम चला सकते हैं, ठीक है। ये तो जस्ट बेसिक बात हो रही है कि टीचिंग लर्निंग एड्स क्या होते हैं, इसके टाइप क्या होते हैं, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती है, इसके प्रॉपर्टीज, लाभ क्या क्या होंगे, दोष क्या क्या हो जाएंगे, वो वाली चीज़ें आ जाती है। तो स्टार्ट हम लोग करते हैं यहाँ पर शिक्षण सामग्री। तो पाठ को ठीक से समझने के लिए शिक्षक जिन जिन सामग्रियों का प्रयोग करता है, शिक्षण सामग्री या फिर शिक्षण अधिगम सामग्री, टीचिंग लर्निंग एड्स यहाँ पर कहलाते हैं, ठीक है। अगले पॉइंट की हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। इसमें पाठ्य पुस्तक आदि परंपरागत सामग्रियाँ तो है ही, मतलब इसमें पाठ्य पुस्तक आदि तो चीज़ें होती ही है जो कंपलसरी होती है, लेकिन साथ ही एनिमेशन आदि नई सामग्री भी इससे जुड़ गई है। इन सामग्रियों के माध्यम से सीखा ज्ञान न केवल छात्रों में उत्साह जागृत करता है, वरन जो सीखे हुए ज्ञान को लंबे समय तक अपनी स्मृति में भी संजो कर रख सकता है। मान लो अभी बात करो, हमने 2nd 3rd क्लास में कोई बुक पढ़ी थी, उसमें क्या चैप्टर थे, क्या लिखा हुआ था, ये तक हमें याद नहीं रहता है, लेकिन हमने यदि कोई एक्टिविटी वहां पर करी थी तो वो चीज़ हमें लंबे समय तक याद रहती है। लाइक हमने एक प्रिज्म वाला किया ही होगा, ठीक है। प्रिज्म में 7 कलर किस तरीके से भेजा, नहीं हप्पी नाला के फॉर्म में दिखाई देते हैं, विबग्योर के फॉर्म में दिखाई देते हैं। हमने प्याज की जो है उसके ऊपर की जो हल्का सा कवर होता है उसको निकालकर सनलाइट में रख के देखा था कि उसका जो झिल्ली है उसका स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है। तो चैप्टर क्या था, पढ़ना किस चाहते थे, वो सब याद नहीं, लेकिन क्या एक्टिविटी करी थी वो हमको अभी तक याद है, ठीक है। तो इस तरीके से ही होता है कि आप पाठ्य पुस्तक सामग्रियाँ तो रहती है, लेकिन साथ में यदि आप इस तरीके से नई चीज़ों को लर्न करते हैं ना तो वो लंबे समय तक हमें याद रहती है। ये जो दोनों एक्सपेरिमेंट बताइए मैंने स्कूल में किए थे, इसलिए वो मुझे बचपन से अभी तक याद है। तीसरा पॉइंट है, दूसरी ओर शिक्षक भी अपने अध्यापन के प्रति उत्साहित रहता है। टीचर के अंदर भी एक्साइटमेंट रहती है कि लाइक आज मुझे इस टेक्निक के थ्रू पढ़ाना है। जैसे हम लोग किए थे ना, एक दिन अपन ने पूरी मंडी लगाई थी जिसमें अपन ने सारे हरे पेड़ पौधे, धनिया, गेहूं और ये सब लाकर उनकी जड़ें देखी थी कि किसकी जड़ किस तरीके से रहती है। तो ऐसे पढ़ाने वाले के मन में भी काफ़ी एक्साइटमेंट रहती है कि आज अपन इसके थ्रू ये टास्क कंप्लीट करेंगे। आगे अपन बात करते हैं, वह शिक्षक छात्रों के लिए आदर्श होता है और उसी शिक्षक का शिक्षण आदर्श शिक्षण कहलाता है जो अपनी पाठ्य सामग्री को इन रोचक सहायक सामग्री के माध्यम से प्रस्तुत करता है, क्योंकि यह न केवल छात्रों का ध्यान केंद्रित करते हैं बल्कि उनके अंदर एक उचित प्रेरणा भी देते हैं, चाहे वह वास्तविक वस्तु हो, चित्र हो, चार्ट हो या कोई भी टेक्निक हो, जिसे छात्रों के मस्तिष्क में एक उसका इमेज बना हुआ है। इसीलिए हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें ट्राई करते हैं कि हम लोग पिक्चर के थ्रू पढ़े, क्योंकि एक बार लिखा हुआ याद नहीं रहता है, लेकिन अगर आपने कोई भी इमेज देख ली ना तो वो लंबे समय तक हमारे माइंड में स्टोर रह सकती है, ठीक है। तो जहाँ तक पॉसिबल हो हमें बच्चों को कैसे पढ़ाना है, ज़्यादा से ज़्यादा TLM टीचिंग लर्निंग एड्स मटेरियल्स जो होते हैं उनका यूज़ करते हुए पढ़ाना है, राइट। अध्यापन में नवीनता लाने के लिए सहायक सामग्री का प्रयोग शिक्षक के लिए वांछनीय नहीं, अनिवार्य भी होता है। मतलब ऐसा नहीं कि टीचर चाहे तो प्रयोग कर सकता है, वो कंपलसरी की तरह ही, मान लो जैसे पाठ्य पुस्तक हमारे करिकुलम में कंपलसरी होती है, वैसे ही
टीचिंग लर्निंग एड्स जो है उनको भी कंपलसरी मानकर ही उनका प्रयोग बच्चों को करवाना चाहिए। राइट, आगे कुछ परिभाषाओं की बात करेंगे। ये सबसे बड़ा टास्क होता है कि हमें हर एक चैप्टर से 1 से 2 परिभाषाएं याद करनी होती है, और ये जो मेन डेफिनेशन है, इसके अलावा तो ऐसे बहुत सारी होती है, लेकिन जो मेन डेफिनेशन है वो हम लोग यहाँ पर याद करेंगे, लर्न करेंगे। तो यदि आप कॉपी पेन लेकर बैठे तो कुछ भी इतना आवश्यक नहीं है लिखने के लिए, आप परिभाषाओं को अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हो। सहायक सामग्री वह सामग्री होती है जो कक्षा में या अन्य शिक्षण परिस्थितियों में लिखित या बोली गई पाठ्य सामग्री को समझने में सहायक होती है। ठीक है, जानते तो हम हैं कि ये चीज़ें क्या है, लेकिन इसको एक प्रॉपर फॉर्मेशन में हमें सीखना है। डैन ने क्या बोला है, सहायक सामग्री जो हम लोग टीचिंग लर्निंग एड्स है, वो इस प्रकार का मटीरियल है, वो इस प्रकार की सामग्री है जिन्हें हम किसी भी प्रकार की शिक्षण परिस्थितियों में, चाहे वो लिखित ओरल फॉर्म में हम लोग बोल रहे हो या फिर रिटर्न फॉर्म में बच्चे लिख रहे हो, तो वहां पर आप उसका सहायता करने में आपकी मदद करेगी। पहली डेफिनेशन कंप्लीट। सेकंड डेफिनेशन की हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। इससे पहले आपको ध्यान होगा एक बैकर्न की डेफिनेशन भी हमने याद करी थी, ठीक है, जिसमें हमने वो सी, द्वार, कुंजी, इस तरीके से डेफिनेशन याद करी। तो पुरानी वाली को भी साथ के साथ रिवाइज करते हुए चलना है। अभी तक के सेशन में आपने अगर प्रीवियस वीक का देखे तो 5 से 6 डेफिनेशन कंप्लीट हो चुकी है। कोई भी ऐसी सामग्री जिसके माध्यम से शिक्षण प्रक्रिया को उद्दीपक किया जा सके तथा श्रवण इंद्रिय संवेदनाओं के द्वारा आगे बढ़ाया जा सके, वह सहायक सामग्री कहलाती है। कार्टर ए गुड के द्वारा कहा गया है। डैन ने तो बिल्कुल सिंपल ही बोला कि ये सहायक करेगी लिखने या बोलने में, लेकिन कार्टर ए गुड क्या बोले कि कोई भी ऐसी सामग्री जो उद्दीप्त करती हो, मतलब कि जागरूक करती हो, स्टिमुलस जिसे हम लोग बोलते हैं ना, उद्दीपक, क्योंकि वो हमें क्या करता है, अपनी ओर आकर्षित करता है या फिर हम लोग उसकी ओर अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो उद्दीपक किया जा सके, या फिर श्रवण इंद्रिय, वही जो हमारी श्रवण इंद्रिय है, उस संवेदनाओं के द्वारा उसको यदि हम लोग आगे बढ़ा सकते हैं तो वो चीजें हमारी सहायक सामग्री यहाँ पर कहलाती है। कार्टर ए गुड के द्वारा ये डेफिनेशन दी गई है। तो उपरोक्त परिभाषाओं से क्या स्पष्ट हुआ, क्या चीजें क्लियर हुई? तो उपरोक्त परिभाषाओं से यह चीजें स्पष्ट होती है, चीजें क्लियर होती है कि सहायक सामग्री वह सामग्री, उपकरण तथा युक्तियां हैं जिनके प्रयोग करने से विभिन्न शिक्षण परिस्थितियों में छात्रों और समूह को प्रभावशाली ढंग से ज्ञान का संचार हो पाता है। कितने प्रकार के होते हैं? तो शिक्षण सहायक सामग्री में यदि हम लोग प्रकार की बात करें तो सबसे पहले पहला ही प्रकार हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। देखो, सबसे पहला प्रकार है प्रिंट सामग्री। अब प्रिंट सामग्री के अंदर क्या क्या चीजें आ जाएगी? पाठ्य पुस्तक आ जाएगी, ठीक है, और क्या क्या आ जाएंगे? पंपलेट आ जाएगा, हैंड आउट आ जाएगा, अध्ययन मार्गदर्शिकाएं और मैनुअल। ये सारी चीजें प्रिंट सामग्री, मतलब ये एक प्रकार से बुक या फिर छोटी छोटी मैगजीन्स वगैरह इनके फॉर्म में हो सकते हैं। मैनुअल में सारे आपको एक्सपेरिमेंट वगैरह मिल जाएंगे। हैंड आउट में शॉर्ट इन्फॉर्मेशन रहेगी कि आपको क्या क्या टास्क बच्चों को कंप्लीट करवाना है। तो इस तरीके से ये सारी चीजें किसके अंदर आती है? ये सारी चीजें हमारी आती है प्रिंट सामग्री के अंदर, ठीक है। क्या क्या हो गई? पाठ्य पुस्तक, पैम्पलेट बोला जाएगा, वो पंपलेट यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। पैम्पलेट हो गया, हैंड आउट हो गया, अध्ययन मार्गदर्शिकाएं तथा मैनुअल, ये सारी प्रिंट सामग्री है, बुक के फॉर्म में, मैगजीन के फॉर्म में। आगे बढ़ेंगे तो श्रव्य सामग्री के अंदर क्या क्या चीजें आ जाती है? श्रव्य सामग्री के अंदर हमारी यूएसबी ड्राइव आ जाती है, ठीक है, सुनने के लिए हमने यूएसबी लगा दी, हम बच्चों को कुछ भी सुना रहे हैं। कैसेट हो सकते हैं, कोई भी ऑडियो कैसेट हो सकती है। माइक्रोफोन हो सकते हैं, माइक्रोफोन के अलावा और क्या हो सकता है? रेडियो हो सकता है जो सुनने के काम में आता है, ग्रामोफोन सुनने के काम में आता है। तो ये सारी चीजें श्रव्य सामग्री होती है। 1 बाय 1 करके इनको डिटेल में भी डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि 1 से 2 बार क्या हुआ है, एग्जाम में आपसे बोर्ड का साइज पूछ लिया गया है कि कितने बाय कितने का होना चाहिए, और एक जो हमारा ओसीडी होता है, उसमें ओसीडी नहीं, जिससे हम लोग बोलते हैं जहाँ पर सर पर जो लगा हुआ रहता है, ठीक है, जिससे हम लोग बोलते हैं प्रोजेक्शन टेक्निक के थ्रू जितने भी उपकरण हम लोग यहाँ पर प्रयोग करते हैं, तो उसमें जो है स्क्रीन किसकी बनी होती है। तो इस तरीके से थोड़ा सा टेक्निकल यहाँ पर यदि क्वेश्चन पूछ लिए जाए तो हम लोग पहले से उस चीज़ के लिए रेडी रहे, ठीक है। तो श्रव्य सामग्री में यूएसबी ड्राइव, कैसेट, ग्रामोफोन आते हैं। दृश्य सामग्री जो दिखती है, दृश्य मतलब वही दिखने वाला, विजुअल चीज़ों के अंदर क्या क्या चीज़ें आ जाएगी? ये ऑडियो के अंदर आ जाएंगे आपके। विजुअल के अंदर हमारी चार्ट हो सकते हैं, जिस पर लाइक छोटे बच्चे हैं तो एप्पल, ए फॉर एप्पल, इस तरीके से सारी अल्फाबेट हो, अनाराम हमारे जो हो सकते हैं, ये सारी चीजें इसके अंदर हो सकती है, ठीक है। वस्तुएं हो सकती है, कोई भी वास्तविक वस्तुएं रियल प्रकार की हो सकती है जिन्हें देखकर बच्चा समझ पाए। अगला है फोटोग्राफ हो सकते हैं, ट्रांसपेरेंसी रिलेटेड कोई भी मटेरियल यहाँ पर हो सकता है। फिर हम लोग बात करें श्रव्य दृश्य सामग्री की, तो श्रव्य दृश्य सामग्री में स्लाइड्स हो सकती है, टेप हो सकती है, फिल्में हो सकती है, जिन्हें आप सुन भी सकते हैं, देख भी सकते हैं। स्लाइड चल रही है कंप्यूटर की स्क्रीन पर, आप उसको सुन भी पा रहे हैं, आप उसको देख भी पा रहे हैं। टेप हो सकती है, फिल्में हो सकती है, टेलीविजन, ऑडियो वीडियो दोनों होगा, ठीक है। मल्टीमीडिया में कोई भी चीज़ें हो सकती है, और यूट्यूब हमारा है ही सही, जिसपे हम लोग वीडियो देखते भी है, लर्न भी करते हैं, सुनाई भी देता है, तो ये भी हमारा श्रव्य दृश्य साधन में काउंट होगा। अब इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं क्या क्या हो सकती है?
संगणक हो सकता है, ठीक है, संगणक हमारा कंप्यूटर, ग्राफ दर्शाने वाले कैलकुलेटर्स हो सकते हैं, टैबलेट हो सकता है, स्मार्टफोन हो सकता है, बहुत सारी, प्रोजेक्टर हो सकता है, प्रोजेक्टर के अंदर जितनी भी कैटेगरीज हो सकती है वो सारी इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं, मतलब जिसमें इलेक्ट्रिसिटी का यूज हो रहा है, वी कैन से दैट कि कहीं ना कहीं वो इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं जो है उसके अंदर इसको काउंट किया जाएगा, ठीक है। तो ये एक बेसिक कैटेगरी देखी कि नॉर्मल श्रव्य होती है, दृश्य होती है, श्रव्य दृश्य होती है और इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं होती है। इसके अलावा भी बहुत सारी कैटेगरी होती है, लाइक हमारी ज्ञानेंद्रियों के आधार पर टीएलएम कितने प्रकार के होते हैं, प्रोजेक्शन टेक्निक के आधार पर टीएलएम कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, मूर्त अमूर्त रूप में टीएलएम कितने प्रकार के होते हैं। तो ऐसे कैटेगरी करोगे ना तो बहुत सारी कैटेगरी यहाँ पर निर्मित हो जाएगी। तो ये बेसिक कैटेगरी है यहाँ पर। अभी अगला हम लोग देखते हैं सहायक सामग्री के उद्देश्य क्या क्या है, इससे फायदे क्या क्या है, उद्देश्य क्या है, क्यों लाए गए हम लोग सहायक सामग्री को। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर है पाठ के प्रति छात्रों में रुचि जागृत करना, उनका एक इंटरेस्ट उत्पन्न करने की कोशिश यहाँ पर की जाती है, ठीक है। कोई भी चीज पढ़ रहे हैं तो इसी तरीके से पढ़ना कि बस एक बार पढ़ना है और सीधे सीधे दिमाग में चली जाना चाहिए, कोई भी चीज को रिवाइज हमें को बाद में नहीं करना है क्योंकि वो डबल टाइम लेगी आपका। तो एक बार ही ऐसे पढ़ो, अच्छे से बैठकर पढ़ो कि एक ही बार में सारी चीजें लर्न हो जाए। सेकंड है बालकों में तथ्यात्मक सूचनाओं को रोचक ढंग से प्रस्तुत करना, मतलब कोई भी फैक्ट वगैरह होगा, फैक्ट फिगर होगा तो उनको हम बहुत प्रॉपर तरीके से प्रस्तुत कर पा रहे, बच्चों का इंटरेस्ट जागृत हो पाए, मेन टास्क तो यही है हमारा। तीसरा है छात्र को अधिक क्रियाशील बनाना, बच्चे काफी ज्यादा एक्टिव रहे, एक्टिव लर्नर के रूप में वो पार्टिसिपेट करें, क्योंकि हम लोग देखते हैं ना कि जब भी हम लोग व्याख्यान विधि का प्रयोग करते हैं, लेक्चर मेथड जिसे बोलते हैं, इसका प्रयोग करते हैं तो फिर क्या हो जाता है, बच्चे निष्क्रिय हो जाते हैं, पेसिव बन जाते हैं, सिर्फ वो सुनते रहते हैं, समझ में उन्हें ज्यादा कुछ आता नहीं है, ठीक है। देन नेक्स्ट पॉइंट है सीखने की गति में सुधार करना, ठीक है। बच्चों की जो सीखने की गति है वो काफ़ी अच्छी हो जाए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मिस हो जाती है, तो बच्चे अच्छे तरीके से लर्न करें चीज़ों को। जटिल विषय को भी सरस रूप में बहुत प्रॉपर वे से, बहुत आसान तरीके से प्रस्तुत करना। अभिरुचि पर आशानुकूल प्रभाव डालना, आशानुकूल इन द सेंस कि बच्चों का जो अभिरुचि इंटरेस्ट है वो भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉपर वे में चले, है ना, मतलब बच्चे आशाचित हो उस चीज़ को लेकर कि हाँ हम लोगों ने कुछ नया यहाँ पर लर्न किया है। तीव्र बुद्धि एवं मंद बुद्धि छात्रों को योग्यता अनुसार शिक्षा देना, बालक का ध्यान अध्ययन की ओर केंद्रित करना, मतलब बच्चों का जो ध्यान है उसको पूरा फोकस करवाना, किसकी साइड, स्टडी की साइड की, वो प्रॉपर तरीके से अध्ययन करे। और वो कब हो पाएगा, जब हम जो टीच कर रहे हैं वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। अमूर्त पदार्थों को मूर्त रूप देना, अमूर्त जो भी चीजें हैं, जो काल्पनिक चीजें, उनको मूर्त रूप में समझाने की कोशिश करना, उनको ऐसा लगे कि ये चीजें रियल में हम लोग देख रहे हैं। लाइक ग्लोब की बात कर लोगे, है ना, भारत का जो ग्लोब है उसकी बात यदि आप लोग कर लोगे तो पूरी पृथ्वी दिखा पाना पॉसिबल नहीं है, तो आप उसका एक मैप लेकर आ सकते हो, आप उसका एक ग्लोब का जो है एक लेकर आ सकते हो, मॉडल लेकर आ सकते हो, जिसके थ्रू आप बच्चों को जो है पूरे भारत का, पूरे विश्व का यहाँ पर पूरा दिखा सकते हो कि किस तरीके से क्या दिखता है, कहाँ पर हमारे महासागर है, ये सारी चीजें। अगला पॉइंट है बालकों की निरीक्षण शक्ति का विकास करना, बालकों की जो निरीक्षण शक्ति है वो चीज़ों को समझ पाए, उसका एनालिसिस कर पाए, तो शक्ति का विकास करना भी सहायक सामग्री का एक प्रमुख उद्देश्य होता है, ठीक है। तो ये 10 पॉइंट हो गए जो हमें समझना है कि क्यों हम लोग टीएलएम का यूज करते हैं। देखो अभी हमने देखा था कि टीचिंग लर्निंग मटेरियल को यदि कैटेगराइज किया जाए तो वो श्रवण हो सकती है सुनने के आधार पर, वो दृश्य हो सकती है देखने के आधार पर, वो श्रवण भी हो सकती है और वो दृश्य भी हो सकती है लाइक कंप्यूटर वगैरह, ठीक है, और वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी हो सकती है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कोई भी मटेरियल आप यूज करें। तो ये 4 कैटेगरी हमने यहाँ पर देख ली थी। आगे थोड़ा सा और बात कर लेते हैं। उपयुक्त वर्गीकरण के आधार पर ज्ञानेंद्रियां हैं। अगर हम लोग ज्ञानेंद्रियों की बात करें तो ज्ञानेंद्रियां जैसे कि हम लोग सुन सकते हैं, देख सकते हैं, बात कर सकते हैं, तो ये भी वर्गीकरण इस आधार पर भी आप लोग कर सकते हैं। प्रौद्योगिकी के आधार पर यदि आप वर्गीकरण करेंगे तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर इन द सेंस की जो चीज़ें मूर्त रूप में अवेलेबल है, मूर्त रूप में अवेलेबल इन द सेंस कि आप बच्चों को किसी चीज़ के बारे में बता रहे हैं, ग्लोब के बारे में बता रहे हैं, तो वो मॉडल आपका अवेलेबल है, तो वो हार्डवेयर फॉर्म में आपका हो गया। सॉफ्टवेयर जिनको आप प्रोजेक्शन टेक्निक ऐसे करके दिखा रहे हैं जो रियल में नहीं है, लेकिन आप उनको एक कल्पनात्मक तरीके से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि कोई भी PDF आती है तो व्हाट्सएप पे आती है, उसको हम लोग सॉफ्टवेयर बोलते हैं कि सॉफ्ट कॉपी फॉर्म में आएगी, सॉफ्ट फॉर्म में आएगी, ठीक है, जिनको आप टच नहीं कर सकते, या फिर ऐसा है कि ऐसे ऑनलाइन स्क्रीन पर अवेलेबल होगी, इस तरीके से। तो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर से हम लोग कर सकते हैं। प्रक्षेपण प्रोजेक्शन के आधार पर बात करें तो प्रक्षेपित टेक्निक होती है, अप्रक्षेपित टेक्निक होती है। प्रत्यक्ष अनुभव सामग्री या क्रिया प्रधान सामग्री के आधार पर आप इसको बता सकते हैं।
ठीक है। प्रक्षेपण यानी कि जिसको आप प्रोजेक्ट कर सकते हो प्रोजेक्ट टेक्निक के आधार पर, जैसे हमारे जो प्रोजेक्टर होते हैं उसमें कोई भी, मान लो ये स्क्रीन ही, ये जो स्क्रीन आप अभी देख पा रहे हो अपने मोबाइल फोन लैपटॉप पर, तो ये चीज़ें क्या है, आप अपने क्या कर सकते हो, बड़ी स्क्रीन पर दिखा सकते हो। तो आपने इसको क्या करा, छोटी स्क्रीन को बड़ी स्क्रीन पर प्रोजेक्ट कर दिया, प्रक्षेपित कर दिया, तो ये प्रक्षेपित टेक्निक होती है। अप्रक्षेपित, जिसको आप प्रक्षेपित नहीं कर पा रहे, नॉर्मल फॉर्म में दिखा रहे, वो आपकी अप्रक्षेपित नॉन प्रोजेक्टेड टेक्निक हो जाएगी। और बच्चों को डायरेक्ट अनुभव के आधार पर या क्रिया प्रधान सामग्री के आधार पर सिखा रहे हैं, तो ये प्रक्षेपण के आधार पर हमारे प्रकार हो जाते हैं। ठीक है। देखो, अब श्रव्य सामग्री की बात करें तो श्रव्य सामग्री ऑडियो एड्स के अंदर क्या क्या चीजें आ जाएगी। तो श्रव्य सामग्री में छात्र अपनी श्रवण इंद्रियों के द्वारा सुनकर ज्ञान को ग्रहण करता है। मतलब क्या करा है, सुनकर वो ज्ञान को ग्रहण करेगा। ठीक है। अब अपन ओरल एग्जाम्पल की बात करें, मौखिक उदाहरण जो है, मौखिक उदाहरण का प्रयोग प्रमुख रूप से सूक्ष्म भावों को शब्द चित्र खींचने के लिए किया जाता है। किसी वस्तु, स्थिति या विचार को मौखिक वार्तालाप के माध्यम से सरल स्वरूप प्रदान करने में उदाहरणों का प्रयोग जीवन की विभिन्न परिस्थितियों में किया जाता है। नॉर्मली हम लोग किसी को भी कुछ भी एक्सप्लेन करना होता है, किसी को भी कोई भी चीज बतानी होती है, तो ओरल एग्जाम्पल, ओरली ही ये सारी चीजें बताते हैं। तो मौखिक उदाहरण इसका यहाँ पर एक एग्जाम्पल हो सकता है। ठीक है। आगे बात करते हैं ग्रामोफोन का क्या यूज होता है। तो ग्रामोफोन श्रव्य साधनों का सबसे पुराना उदाहरण है। इसके माध्यम से किसी घटना, विवरण, गीत, कहानी, वार्तालाप आदि को सुना जा सकता है। तो ग्रामोफोन सुनने के काम आता है। श्रवण सामग्री का एक मीडियम हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। टेप रिकॉर्डर की बात करें तो टेप रिकॉर्डर ग्रामोफोन का वैज्ञानिक एवं विकसित रूप है। इसके माध्यम से महत्वपूर्ण भाषण एवं सामग्री रिकॉर्ड करके स्थायी तौर पर रखी जा सकती है। भविष्य में कभी भी आप इसको सुन सकते हो। वही टेप रिकॉर्डर 1980 के जो सॉन्ग्स थे उसका हमने पूरा एक टेप रिकॉर्डर बनाया हुआ था, सारी चीजें रिकॉर्ड कर ली थी। अब कभी भी कैसेट लगाओ, आप उसको सुन सकते हो। तो भविष्य में आप कभी भी सुन सकते हो इसको। आगे बात करते हैं रेडियो की। तो रेडियो श्रव्य साधन और मनोरंजन उपकरण की दृष्टि से सबसे अच्छा, सुलभ और सस्ता उपकरण है। ज्ञानवाणी नाम से रेडियो कार्यक्रम इग्नू के द्वारा चलाए गए हैं। ठीक है। इग्नू जो है यूनिवर्सिटीज के द्वारा चलाए गए, जिसके माध्यम से छात्र घर पर बैठकर शिक्षण कर सकते हैं। अभी तो ये बहुत चल रहा है क्योंकि कोरोना टाइम, कोविड-19 जब स्टार्ट हुआ था तो बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे थे। तो वो नॉर्मली बच्चों को, जो छोटे छोटे स्कूल है जहाँ पर कंप्यूटर या ऑनलाइन क्लासेस अवेलेबल नहीं है, तो वहाँ पर एक रेडियो लगाया जाता था। सभी बच्चे इसे दूर दूर डिस्टेंस पर बैठते थे और फिर इस तरीके से उन बच्चों ने अध्ययन भी किया है। तो रेडियो भी एक अच्छा माध्यम है। दृश्य सामग्री, तो श्रव्य की सारी बात हो गई कि रेडियो हो गया, ग्रामोफोन हो गया, हमारा वॉइस रिकॉर्डर, ओरल एग्जाम्पल हो गए, ऑडियो एड्स हो गए, तो ये सारे इसके प्रकार हो गए। ठीक है। दृश्य सामग्री की बात करेंगे तो इंद्रियों के आधार पर देखकर, इंद्रियों के आधार पर ज्ञान वो अर्जित कर सकते हैं। सबसे पहले इसमें ब्लैक बोर्ड हो सकता है। इसमें अध्यापक का विश्वसनीय मित्र भी कहा जाता है, क्योंकि हर एक अध्यापक इसका प्रयोग तो करता ही है, चाहे वो अन्य किसी TLM का यूज ना करे। इसे अध्यापक का विश्वसनीय मित्र कहा जाता है। यद्यपि यह स्वयं कोई दृश्य सामग्री नहीं है तथा इसका उपयोग एक अच्छी दृश्य सामग्री के रूप में किया जा सकता है, क्योंकि वो तो जस्ट एक ब्लैक बोर्ड है, हमें उस पर राइट करना होगा तभी तो बच्चे उसे देखेंगे, नहीं तो खाली ब्लैक बोर्ड को कौन ही देखेगा। ठीक है। तो श्यामपट्ट कार्य की सफलता अध्यापक पर निर्भर करती है। श्यामपट्ट का प्रयोग रेखाचित्र, मानचित्र, पाठसार, गृह कार्य आदि करने के लिए किया जाता है। मान लो कोई भी ब्लैक बोर्ड रखा हुआ है, उस पर सालों से कोई यूज नहीं हुआ है, कोई काम नहीं है, तो बच्चा उसका यूज नहीं करेगा। आप इस पे यदि प्रॉपर तरीके से चीजों को लिखते हैं, चित्र वगैरह बनाते हैं, अपना एक्सप्लेनेशन देते हैं किसी भी क्वेश्चन का, तभी वो बच्चों के लिए उपयोगी साबित होगा। जस्ट एज इट इज लिखा हुआ दिखा देंगे तो वो बच्चे यूज भी नहीं है, और वही पैसिव लर्नर बच्चे वहां पर बन जाएंगे। आगे बात करते हैं प्रतिरूप मॉडल की। तो पर्यावरण अध्ययन शिक्षण में प्रतिरूप का बहुत बड़ा महत्व होता है, और गणित में, इवन सभी सब्जेक्ट में होता है। प्रतिरूप को कक्षा में प्रदर्शित करने से छात्रों को वास्तविक वस्तु का ज्ञान होता है। जो वस्तु आकार की दृष्टि से बहुत बड़ी है उनको कक्ष में लाना असंभव नहीं है, अतः उस वस्तु का प्रतिरूप जो छोटे आकार का होता है आसानी से कक्ष में हम लोग प्रस्तुत कर सकते हैं। लाइक मॉडल को प्रस्तुत कर सकते हैं। बच्चों को हम लोग अंतरिक्ष विज्ञान के बारे में पढ़ा रहे हैं, तो ग्रह के बारे में जानकारी देने के लिए ग्रह के मॉडल ले सकते हैं। मिसाइल वगैरह के बारे में जानकारी दे रहे हैं, तो मार्केट में बहुत सारे, जैसे PSLV हो गई हमारी, है ना, पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल हो गया, तो उसका क्या हम लोग कर सकते हैं, उसका एक मॉडल यहाँ पर हम लोग प्रस्तुत कर सकते हैं, छोटा मॉडल। हम लोग उसके माध्यम से बच्चों को यहाँ पर इसकी सारी जानकारी दे सकते हैं। उदाहरण भी दिया हुआ है कि भूगोल शिक्षण में ज्वालामुखी पर्वत के बारे में बताना संभव नहीं कि ज्वालामुखी का उद्गार किस तरीके से होता है, शांत किस तरीके से होता है, तो हम लोग ज्वालामुखी के छोटे छोटे प्रतिरूप मॉडल दिखाकर बच्चों को अवेयर कर सकते हैं। इवन आपको बहुत सारे आइडियाज यहाँ पर मिल भी जाएंगे कि आगे आप कभी ज्वालामुखी का पढ़ा रहे हो तो आप एक मॉडल के थ्रू पढ़ा सकते हो, या फिर एक प्रोजेक्ट बनाकर भी बच्चों को ज्वालामुखी के बारे में पढ़ा सकते हैं।
देन बात आती है फ्लैनल बोर्ड। देखो फ्लैनल बोर्ड थोड़ी नई टेक्निक है, तो पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन, क्योंकि नॉर्मली हम लोग ब्लैक बोर्ड वगैरह इन सब के बारे में जानते ही हैं। देखो फ्लैनल बोर्ड क्या होता है, प्लाईवुड तथा भारी कार्डबोर्ड पर चिपकाया हुआ खादी का कपड़ा होता है जो कि एक समतल धरातल पर चिपकाया जाता है। कार्डबोर्ड के छोटे छोटे टुकड़ों पर तैयार चित्रों को फ्लैनल बोर्ड पर चिपकाया जाता है। नॉर्मली होता क्या, यदि आप खादी का भी यूज नहीं करें तो आजकल काफी एडवांस टेक्निक आ गई, एक बोर्ड ही रहता है ये नॉर्मल बोर्ड की तरह, लेकिन ये बोर्ड इस तरीके से रहता है, इस पर इस तरीके का कपड़ा होता है ताकि वो चिपक सके। इसके ऊपर मान लो मेरे को ये इमेज हो गई, मान लो कोई भी एक छोटी इमेज हो गई, मेरे को ये सारी इमेज है, छोटे छोटे चित्र है, इन चित्र को इनके ऊपर चिपकाना है, तो मुझे किसी पिन वगैरह इसका यूज कील कर यूज नहीं करना पड़ेगा। डायरेक्टली मैं इसको लेकर जाऊंगी, इस पर इस तरीके से प्रेस करूंगी, ये जाकर यहाँ पर चिपक जाएगा, क्योंकि वो जो इसका जो कपड़ा है जो इसके ऊपर लगाया हुआ है वो भी इसी तरीके का, और इन कागज के पीछे, इन पिक्चर के पीछे भी इस तरीके का ही होता है कि वो आसानी से चिपक सके। लाइक हमारे जो सैंडल्स वगैरह होते हैं, शूज वगैरह होते हैं, स्वेटर पर भी बहुत सारे से चिपकने के आते हैं, तो वो इसी तरीके से कपड़ा भी इसी तरीके का होता है कि वो बहुत आसानी से इस पर प्रेस हो जाए। डायरेक्टली जस्ट एक हाथ से ही आप करेंगे तो आसानी से चिपक जाते हैं इस तरीके से। तो फ्लैनल बोर्ड का बहुत अच्छे से यूज हम लोग कर सकते हैं अलग अलग एक्टिविटीज में। आगे हम लोग यदि बात करें रेखा चित्र की, तो रेखा चित्र विभिन्न विषयों के शिक्षण में बड़ी प्रभावी सहायक सामग्री है। इसमें रेखाओं तथा प्रतीकों के द्वारा आप अंतः संबंध स्पष्ट कर सकते हैं। मतलब रेखा चित्र बनाकर भी आप, कोई भी डायग्राम हो गया तो उसको बनाकर आप डायरेक्टली एक्सप्लेन कर सकते हैं। बुलेटिन बोर्ड भी बहुत काम का है, इवन आपके ग्रेड 2 के जो CDP के क्वेश्चन है उसमें भी बुलेटिन बोर्ड के बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे। तो ये आपके 5 सब्जेक्ट की पेडागोजी में पूछा जाता है, तो ये कॉमन टॉपिक है जिसे आप हर सब्जेक्ट के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। इसे सूचना पट्ट भी कहा जाता है। यह प्लाईवुड या मजबूत गत्ते का बना होता है। इस पर प्रदर्शन सामग्री लगाने के लिए ड्राइंग पिन का प्रयोग किया जाता है। इस तरीके से छोटी छोटी पिन होती है जिसका प्रयोग करके हम लोग यहाँ पर जो है किसी भी नोटिस को, किसी भी सिलेबस को, किसी भी एकेडमिक जो भी एक्टिविटी होने वाली उसको चिपका सकते हैं। बुलेटिन बोर्ड पर कहाँ पर लगता है, नॉर्मली जो प्रधानाचार्य प्रिंसिपल ऑफिस होते हैं उनके ऑफिस के बाहर लगता है, सारे नोटिस वहीं पर लगे रहते हैं, राइट। बुलेटिन बोर्ड का प्रयोग प्रतिभाशाली छात्रों की स्वनिर्मित रचनाएं, देश विदेश की घटनाएं और समाचार प्रतिदिन लगाकर लिख दिया जाता है। लाइक आज का सुविचार बोर्ड पर भी लिख सकते हो और उसको आप एज इट इज बुलेटिन बोर्ड पर भी प्रेस कर सकते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है, इससे विषय वस्तु से संबंध किसी चित्र अथवा परिस्थिति रेखाओं के माध्यम से सांकेतिक प्रदर्शन होता है। मानचित्र की बात करेंगे तो मानचित्र को आप जानते ही, मानचित्र को आप डायरेक्टली अपने कक्ष के बाहर या फिर हर एक स्टूडेंट के रूम में एक मानचित्र तो होना ही चाहिए, ताकि वो पूरे भारत की और देश विदेश की जानकारी की, कौन सी कंट्री या फिर कौन सा स्टेट भी देख लो कि कहाँ पर स्थित है, तो वो आसानी से हमको मानचित्र के माध्यम से मिल जाती है। भूगोल शिक्षण में बहुत उपयोगी है। मानचित्रों के समूह को एटलस भी कहा जाता है। इसके द्वारा छात्रों के सम्मुख अमूर्त वस्तुओं का ज्ञान मूर्त रूप कर दिया जाता है। मानचित्र में अत्यधिक तथ्य नहीं होना चाहिए, संकेत स्पष्ट तथा पैमाना निश्चित होना चाहिए। मानचित्र आप खरीदें या मानचित्र आप जब बच्चों को दिखाते तो ऐसा नहीं कि पूरा भरा भरा हो, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। सिलेक्टेड चीजें, लाइक नदियों का मानचित्र अलग होता है, इसमें सारी नदियों के बारे में जानकारी मिलेगी, ठीक है। फिर स्टेट का मानचित्र अलग होता है, स्टेट के साथ साथ उनका जो कैपिटल होता है उसका मानचित्र। फिर विश्व का मानचित्र होगा तो विश्व में वो सिर्फ भारत को ही दिखाएगा, भारत के अलग अलग स्टेट को नहीं दिखाएगा, हर एक छोटे छोटे स्टेट वगैरह को नहीं दिखाएगा। तो अलग अलग मानचित्र यदि आप लगाते हैं तो जानकारी काफी ज्यादा सुलभ हो जाती है। लाइक पर्वत पठार हो गए, वन हो गए, तो वन के लिए अलग मानचित्र ले लो। तो इस तरीके से मानचित्र काफी ज्यादा क्लियर होना चाहिए ताकि हर एक कॉन्सेप्ट को बहुत आसानी से समझा जा सके, हर एक पैमाने को अच्छे से समझा जा सके, ठीक है। और चित्र की बात करें तो चित्र बालकों की जिज्ञासा वृद्धि एवं कल्पना शक्ति को बढ़ाने में मदद करता है। चित्र सरल, सही और सत्य रूप में प्रदर्शित होना चाहिए। चित्र का आकार कक्षा के आकार के अनुकूल तथा उसमें शीर्षक दिया हुआ होना चाहिए। कोई भी चित्र है ना, उसके नीचे उसकी हेडिंग लिखा होना चाहिए कि चित्र 1.1, ऐसे ही लिखे हुए हैं ना हमारे बुक में भी कि चित्र 1.1, और उसके नीचे उसका डिटेल की ये ग्लोब है, ठीक है, ये भारत के पर्वत पठार का नक्शा। इस तरीके से हर एक चीज मेंशन होना चाहिए। आगे हम लोग बात करें और क्या क्या चीजें हो सकती है। हमारा जो दृश्य सामग्री है, दृश्य सामग्री के अंदर हमारा ग्लोब हो सकता है। ग्लोब जो है गोल आकृति का त्रिपक्षीय चित्र होता है, 3D चित्र बोला जाता है इसे। ग्लोब पृथ्वी के धरातल का शुद्धतम रूप से प्रतिनिधित्व करता है। इसका प्रयोग उस समय करना चाहिए जब स्थान, आकार, दूरी, दिशा तथा भूमि की बनावट एवं सागर आदि की सापेक्षिक समस्याओं का प्रतिनिधित्व कराना, मतलब ये सारी चीजें बच्चों को एक्सप्लेन करनी हो। ग्लोब के द्वारा भूगोल शिक्षण में निम्न प्रकरण पढ़ाए जा सकते हैं। पृथ्वी की आकृति कैसी है, उसका शेप कैसा है, उत्तरी दक्षिणी गोलार्ध, इस तरीके से हम लोग डिवाइड करके पूरा उत्तरी दक्षिणी गोलार्ध बता सकते हैं। अक्षांश देशांतर रेखा, जो जितनी भी रेखाएं होती है
इन सबको एक्सप्लेन कर सकते हैं। पृथ्वी की गति, पृथ्वी किस तरीके से रोटेट होती है, कितने समय में अपने वापस चक्र पूरा करती है, तो वो सारी चीज़ें ग्लोब के माध्यम से एक्सप्लेन की जा सकती है। चार्ट का यदि हम लोग प्रयोग करेंगे तो चार्ट किसी घटना का क्रमिक विकास दिखाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। चार्ट में जलवायु तथा तापमान आदि का प्रदर्शन भी सरलता से किया जा सकता है। चार्ट के द्वारा किसी वस्तु का अंतर संबंध तथा संगठन, भावों, विचारों तथा विशेष स्थलों को दृश्य रूप में प्रदर्शित किया जा सकता है। राइट, ये सारी चीजें हो गई। आगे बात करते हैं पोस्टर तथा कार्टून की। कार्टून पोस्टर जो होते हैं, पोस्टर के माध्यम से हम लोग चीजों को सिखा सकते हैं। लाइक हम लोग पोस्टर बनाते हैं, धूम्रपान करना मना है, स्वच्छता अभियान करके, ठीक है, गांधी जयंती का जैसे कि 2 अक्टूबर का हमने कुछ बना दिया, तो पोस्टर वगैरह के माध्यम से हम लोग यहाँ पर बच्चों को अवेयर कर सकते हैं और साथ ही कार्टून के माध्यम से भी एक अवेयरनेस लेकर आ सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे पोस्टर ही इतने ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं, इतने ज़्यादा इम्पैक्ट डालते हैं कि व्यक्ति जो भी होते हैं वो धूम्रपान करना या स्वच्छता को लेकर काफ़ी ज़्यादा जागरूक हो जाते हैं। जैसे कि एक धूम्रपान वाला पोस्टर काफ़ी ज़्यादा वायरल भी हुआ था, वी कैन से दैट। उसमें ऐसा होता है कि कोई भी व्यक्ति यदि धूम्रपान कर रहा है तो उसके साथ ही उसमें क्या क्या बीमारियाँ उसको हो सकती है, या फिर पूरा एक मृत्यु वाला जो एक चित्र होता है उस तरीके से कार्टून बनाकर दिया गया था। तो वो एक चीज़ एकदम से डर वाली फीलिंग आ जाती है कि यार हमारे साथ भी ऐसी सिचुएशन हो सकती है। तो इस तरीके से काफ़ी अट्रैक्टिव बनाकर भी हम लोग बच्चों के अंदर एक क्रिएटिविटी तो ला ही सकते हैं, साथ ही हम लोग जागरूकता भी लेकर आ सकते हैं। स्लाइड फिल्म स्ट्रिप्स का प्रयोग हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, स्लाइड फिल्म स्ट्रिप भी दृश्य मीडिया के अंदर ही आएगा, क्योंकि स्लाइड्स के थ्रू आप देख सकते हो। अगर वो एक नई टेक्निक है कि कंप्यूटर वगैरह पर कर रहे हैं तो आपको साउंड वगैरह सुनाई भी देगा, लेकिन नॉर्मली जो स्लाइड्स होती है, लाइक कोई भी हम लोग बोलते हैं कि छोटे छोटे से कैमरा, जब भी हम लोग कहीं घूमने जाते हैं तो छोटे छोटे कैमरा मिलते हैं, लाइक वैष्णो देवी गए, वहाँ पर पूरी स्ट्रिप चल रही होती है। उस कैमरा के अंदर आपको जितने भी आपने वहाँ पर विजिट किए हैं मंदिर वगैरह, तो उनकी सारी इमेज 1 बाय 1 करके दिखाई देती है। तो इस तरीके से हम लोग फिल्म स्ट्रिप्स का प्रयोग कर सकते हैं, स्लाइड्स का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, छोटी चीज़ों को आप बड़े पर्दे पर भी देख सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से फिल्म स्ट्रिप और स्लाइड का प्रयोग आप कर सकते हैं। यहाँ पर इसका थोड़ा डिटेल लिखा हुआ है। स्लाइड जो होता है छोटे आकार की फोटो, नेगेटिव रील तथा कांच पर कैमरे पर उतारे गए चित्र होते हैं, जिन्हें फिल्म स्ट्रिप प्रोजेक्टर द्वारा प्रदर्शित हम लोग कर सकते हैं। तो ये सारे किसके मीडियम हो गए, ये सारे हमारे दृश्य मीडिया हो गए। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, आज हमने श्रव्य मीडिया पढ़ लिया, दृश्य मीडिया पढ़ लिया, और कल हम लोग ऑडियो वीडियो यानी श्रव्य दृश्य मीडिया दोनों कंप्लीट करके जो एट रिसेंट हमारे जो पैरामीटर्स चल रहे हैं या जो भी डिवाइसेस वगैरह चल रहे हैं जिनको हम लोग बच्चों को पढ़ा रहे हैं, जिन टेक्निक का प्रयोग करके, उसके बारे में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, और साथ ही हमने जो 2 डेफिनेशन पढ़ी थी आप उसको रिवाइज करिएगा। ठीक है, यहाँ पर हमने 2 डेफिनेशन पढ़ी थी डेंट की। डेंट ने क्या बोला था कि कक्षा और शिक्षण परिस्थितियों में लिखित या बोली के रूप में हमारी मदद करता है, जो पाठ्य सामग्री उसको समझने में मदद करता है। देन कार्टर ए गुड के द्वारा क्या बोला गया था कि ये इस प्रकार की उद्दीप्त करता है, श्रवण प्रक्रिया, शिक्षण प्रक्रिया को उद्दीप्त करता है, और हमारी जो श्रवण इंद्रियां हैं उसको आगे बढ़ाने में, उसकी जो संवेदनाएं हैं उसको आगे बढ़ाने में हमारी मदद करता है। कार्टर ए गुड के द्वारा ये चीज़ बोली गई है। ओके, तो आई थिंक आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा और बहुत सारी इंपॉर्टेंट थिंग्स आपने आज के सेशन में सीखी होगी। सेशन को हम लोग ओवर करेंगे, मिलेंगे हम लोग 6 PM सेशन में लाइव। थैंक यू फॉर वॉचिंग।